हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विक्रांत सिंह है। आप सभी का स्वागत है मैथ्स के इस क्लास में। ठीक है, मैं अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, विक्रांत सिंह, MBA सर भी बोलते हैं बच्चे मुझे प्यार से। मैंने अपना बीटेक NIT पटना से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया। उसके बाद मैं टीचिंग इंडस्ट्री में आया। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया आकाश इंस्टीट्यूट से। 2013 से 2020 तक का सेशन मैंने कंप्लीट किया वहाँ पे। और अगर मैं अपने इनिशियल प्रिपरेशन की बात करूँ, बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर आपने कहाँ से तैयारी की थी, तो मैं कोटा आया था, बिहार से कोटा आया, बंसर क्लासेस में पढ़ा था मैं। और जो मेरा JEE रैंक था वो 8407 था, और जो मेरा AAA रैंक था वो 3289 था। अनफॉर्चुनेटली IIT में मेरा एडमिशन नहीं हो पाया बिकॉज उसमें कोई सीटें कम थी। ऑलमोस्ट 7,500 सीट्स ही हुआ करती थी। कुछ ब्रांचेस मिल रहे थे, वो लास्ट काउंसलिंग में बट मैं लिया नहीं क्योंकि मैकेनिकल का क्रेज था बहुत मेरे अंदर, और मैं चला गया NIT पटना। तो ये तो मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। आपने देखा होगा कि यहाँ पे मेंशन मैंने किया है BTech/BE, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी / बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम वेयर। ये मैंने क्यों मेंशन किया है? क्लास हमारे मैथमेटिक्स की है, बट पहले क्लास में हम थोड़ा सा डिस्कस इस पे करेंगे कि हमें बीटेक करना है तो कहाँ से करना है, कैसे करना है। ठीक है, और इस इंट्रोडक्शन के बाद हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया बीटेक फ्रॉम वेयर। बीटेक फ्रॉम वेयर, ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल पिछले कुछ सालों में मैंने नोटिस ये किया है कि अपनी सोसाइटी में हमारे जो रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो सब एक बहुत कॉमन परसेप्शन बना के चल रहे हैं कि इंजीनियरिंग जो है वो अब अच्छा नहीं है। इंजीनियरिंग से अब हमें ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि देखो उनके लड़के को, वो इंजीनियरिंग करके क्या कर रहा है, कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में टाइम वेस्ट कर रहा है, बट वो जॉब अच्छी जगह पे नहीं कर रहा है। दैट मीन्स इंजीनियर की अब वैल्यू कम हो गई है। ये एक रॉन्ग परसेप्शन है जिसे दूर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बच्चे आते हैं बोलते हैं सर मुझे बीटेक नहीं करना, क्यों? क्योंकि डिमांड नहीं है बीटेक की। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां मेंशन किया है फ्रॉम वेयर। तो पहले इस परसेप्शन को हम दूर करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, वो इसी क्वेश्चन से दूर हो जाएगा। क्या इंजीनियरिंग की डिमांड आज भी है या नहीं है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। तो फ्रॉम वेयर जो मैंने मेंशन किया है, आपको क्या चाहिए? आपको बीटेक या BE करने के लिए कॉलेज चाहिए। इसी कॉलेज में हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, ये कॉलेज कौन से होते हैं, क्या होते हैं? तो अगर मैं बात करूं तो अपने इंडिया में बीटेक करने के जो कॉलेजेस हैं उसकी दो कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी है? दो कैटेगरी है। एक है हमारा गवर्नमेंट कैटेगरी और एक है हमारा प्राइवेट कैटेगरी। करेक्ट? अगर हम गवर्नमेंट कैटेगरी की बात करें तो इसमें जो हमारे फेमस कॉलेजेस हैं वो कौन से हैं? IIT, दैट मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कितने हैं पूरे इंडिया में? 23 हैं। अगर मैं बात करूं NIT की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कितने हैं? 32 हैं। और अगर मैं बात करूं IIIT की तो ये अप्रॉक्स 25 है। ठीक है, ये सारे कॉलेजेस जो हैं, इसमें अगर मैं नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं तो अप्रॉक्स 11 के, अप्रॉक्स 25 के एंड अप्रॉक्स 5 के। अगर मैं टोटल कर दूं तो टोटल जो हमारे सीट्स हो रही हैं वो हो गए 41,000। कितने हो गए? 41,000। अब हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। तो प्राइवेट कॉलेजेस अपने इंडिया में कितने हैं? मोर देन 6,000। अपने इंडिया में कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं? मोर देन 6,000 कॉलेजेस हैं एंड मिलियंस एडमिशन इसमें होते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स अभी अगर आप HRD मिनिस्ट्री का डेटा देखोगे, HRD मिनिस्ट्री का अगर आप डेटा देखोगे तो मोर देन 1 million, दैट मीन्स 10 lakhs, मोर देन 10 lakhs स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं? कंप्लीट बीटेक। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि पूरे इंडिया में मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं? बीटेक कंप्लीट करते हैं। और उस मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स में हमारे पास IIT, NIT और IIIT जो गवर्नमेंट कैटेगरी है, जो अच्छी कैटेगरी है, जहां से बीटेक करने के बाद आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। अच्छा प्लेसमेंट क्यों मिलेगा?
क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, अच्छे बच्चे सेलेक्ट होकर जाते हैं, अच्छे प्रोफेसर्स हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और अच्छा प्लेसमेंट सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेजेस है वहाँ पे ना तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ बिल्डिंग नहीं होता, लैब्स कैसे हैं, उस लैब टेक्नीशियन कैसे हैं, प्रोफेसर्स कैसे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, अगर आप अपनी सोसाइटी में जाकर के देखोगे तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो आपको यहाँ से मिलेंगे और कितने स्टूडेंट्स हैं जो आपको यहाँ से मिलेंगे। तो 10 लाख वर्सेस 40,000 का रेशियो आप देख रहे हैं, 10 लाख वर्सेस 40,000 का रेशियो आप देख रहे हैं। तो ये क्राउड जो है, ये क्राउड में मैक्सिमम 20% बच्चे प्लेस हो रहे हैं, उससे ज्यादा प्लेस नहीं हो रहे हैं। रेस्ट 80% इधर उधर घूम रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो इन्हीं को देख करके हमारे सोसाइटी ने एक परसेप्शन बनाया कि इंजीनियर्स की वैल्यू नहीं है, क्योंकि यही वो स्टूडेंट है जो प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद क्या होता है, उनका प्लेसमेंट अच्छी जगह पे नहीं होता है। तो वो क्या बोलते हैं, तो पेरेंट उन्हीं को देख के हमारे पेरेंट्स और रिलेटिव क्या बोलते हैं, इंजीनियर्स की वैल्यू नहीं है, इंजीनियर्स की वैल्यू नहीं है। इंजीनियर्स की वैल्यू आज भी है, इंजीनियर की वैल्यू तब भी थी, क्योंकि आज से अगर 20 ईयर्स पीछे जाएंगे, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स बैक अगर आप जाएंगे तो वहां पे ये प्राइवेट कॉलेजेस की जो संख्या थी काफी कम थी। तो बहुत कम बच्चे प्राइवेट कॉलेज में जाते थे, फी भी हुआ करती थी बहुत ज्यादा। अब तो अफोर्ड कर लेते हैं पेरेंट्स, तब अफोर्ड नहीं करते थे, तब अवेयरनेस कम था, तब प्राइवेट कॉलेज में फीस उतना पे नहीं करते थे। अब तो कोई भी पेरेंट्स पे करना होता है। तो होता यह है इनकी वजह से इनका वैल्यू भी डाउन होता है। लेकिन अगर आप किसी भी सोसाइटी में जाकर किसी से पूछें कि आपने बीटेक किया और आप अच्छा नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आप उनसे क्वेश्चन जरूर पूछें कि आपने बीटेक कहाँ से किया है। अगर उनके कॉलेज का नाम इनमें से कोई एक है तो डेफिनेटली वो अच्छी जगह प्लेस होंगे। मैं 1% डेटा की बात नहीं करता हूँ, 1% डेटा कहीं भी खराब हो सकता है। यहाँ भी बच्चे जाते हैं, मन से नहीं पढ़ते हैं, तो 1-2% बच्चे यहाँ भी अच्छी जगह प्लेस नहीं होते। मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, और यहाँ भी कुछ बच्चे अच्छा करते हैं, बट मेजोरिटी यहाँ पे अच्छा नहीं कर पाते। तो ये सिस्टम है हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का, कि प्राइवेट और गवर्नमेंट की वजह से जो है हम ये समझ नहीं पाते हैं कि अच्छा इंजीनियर कौन है, बीटेक का मतलब क्या है। बीटेक करने का मतलब है आपको यहाँ से बीटेक करना है। अगर आपको बीटेक करना है तो आपको IIT, NIT और ट्रिपल IIT को टारगेट लेकर चलना है लाइफ में। ठीक है, आपको इस 41,000 को टारगेट लेकर चलना है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम इस 41,000 में कैसे सेलेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि हर साल 10-12 लाख स्टूडेंट्स जो है, जैसे मैंने बताया, हर साल 10 लाख बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं बीटेक। तो एप्लीकेंट भी इतने ही होंगे, तो अप्रोक्स अभी तो लॉकडाउन में कुछ स्टूडेंट्स कम हो गए थे, 9 लाख के आसपास IPR हुए, बट जनरली 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख का डेटा होता है। इतना बच्चा जो है वो IPR होता है, और IIT, NIT और ट्रिपल IIT इसमें सिलेक्शन सिर्फ कितने का हो रहा है, अगर आप रेशियो निकाल के देखें तो 3% से भी कम है। मैंने 3% मेंशन किया है, बट 3% से भी कम है, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स जो है वो मोर देन 10 लाख हैं। तो 2.5% होता है, मैंने राउंड ऑफ करके उसको 3% कर दिया। तो 3% सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो सवाल है ये जो सिलेक्शन हो रहा है 3% का इन कॉलेजेस में, इसका तरीका क्या है, कैसे सिलेक्शन होता है, क्राइटेरिया क्या है, तो हम इस पर डिस्कस करेंगे कि ये क्राइटेरिया क्या है। तो आपके लाइफ का टारगेट क्या होना चाहिए कि मुझे बीटेक करना है तो IIT, NIT या ट्रिपल IIT से ही बीटेक करना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि इनमें एडमिशन कैसे हो। तो उसी के लिए जो एग्जाम्स होते हैं, जिसका नाम क्या है, JEE मेन एंड एडवांस, JEE मेन एंड एडवांस। ठीक है, तो हम इस एग्जाम के बारे में जरा इस एग्जाम पर फोकस करेंगे। इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे होता है। तो इसका जो पैटर्न है उसमें आपने नाम में क्लियर है आपको, यहाँ पे 2 एग्जाम होते हैं, एक JEE मेन होता है और एक JEE एडवांस होता है। तो सबसे पहले बच्चा किस में अपीयर होता है, JEE मेन में अपीयर होता है। क्या इस एग्जाम का पैटर्न होता है, इस पे हम बाद में फोकस करेंगे। JEE मेन में कितना बच्चा अपीयर होता है, तो JEE मेन में मैंने बताया मोर देन 10 lakhs, मोर देन 10 lakhs। अभी लॉकडाउन में कुछ डेटा कम हो गया है, 8.5 lakhs, 9 lakhs के आसपास आ गया था, बट जनरली मोर देन 10 lakhs होता है, क्योंकि अब लॉकडाउन नहीं होगा, आगे उम्मीद करेंगे हम नहीं, और अब वापस फिर से 10 लाख 11 लाख स्टूडेंट्स इसमें अपीयर हो जाएंगे। इसमें से 2.5 lakhs अप्रॉक्स, ये डेटा चेंज होते रहता है, 2.5 भी होता है, 2.3 भी होता है कई बार। ये बच्चे जो है सेलेक्ट होते हैं और ये जाते हैं किसमें, JEE एडवांस।
किसमें अप्लाई होते हैं? जेईई एडवांस में। और इसमें से 11,300 बच्चे सेलेक्ट होकर के डायरेक्ट कहाँ चले जाते हैं? आईआईटी चले जाते हैं। तो दैट मीन्स अगर आप आईआईटी का डेटा देखोगे तो ये 1% के आसपास होता है। अगर आप आईआईटी में एडमिशन का डेटा देखोगे तो 1% के आसपास होता है। तो सबसे पहले आप जेईई मेन क्वालिफाई करेंगे, आप 2.5 लाख में आएंगे, फिर आप जेईई एडवांस क्वालिफाई करेंगे और इसके बाद फिर आप उसके बाद कहाँ पहुंच जाएंगे? आईआईटी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने मेन क्वालिफाई किया और आपने एडवांस भी क्वालिफाई किया तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे? सीधा आईआईटी। बट तब क्या होगा जब आपने मेन तो क्वालिफाई किया बट एडवांस क्वालिफाई नहीं किया, तो आपको एनआईटी प्लस ट्रिपल आईआईटी मिलेगा। तो क्या हर स्टूडेंट को जो मेन क्वालिफाई करता है और एडवांस क्वालिफाई नहीं करता है उसको एनआईटी और ट्रिपल आईआईटी मिल जाएगा क्या? आंसर है नो। क्योंकि मेन क्वालिफाई करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 2.5 लाख हैं। उसमें से 11,000 तो आईआईटी पहुंच जाएगा, 11,300 तो आईआईटी पहुंच जाएगा। अप्रॉक्स 2.4 लाख जो स्टूडेंट होंगे वो सारे तो यहाँ नहीं जा सकते ना। क्यों यहाँ तो नहीं जा सकते वो सारे? क्योंकि सीटें कितनी हैं? सिर्फ जरा ध्यान दें, सीटें कितनी हैं? सिर्फ 30,000। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो अप्रॉक्स सीट कितनी है? 30,000। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो सेलेक्ट होके जाएंगे एनआईटी और ट्रिपल आईआईटी में। किसके बेस पे? जेईई मेन के बेस पे, लेकिन सिर्फ कितने? टॉप 30। तो क्या सिर्फ जेईई मेन क्वालिफाई करने से? कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि सर जेईई मेन तो क्वालिफाई किया था मेरा बेटा, आपने काउंसलिंग में बोला था कि मेन क्वालिफाई करेगा, एडवांस क्वालिफाई नहीं करेगा तो एनआईटी मिल जाएगा। एनआईटी मिल नहीं जाएगा, एनआईटी मिल सकता है। तो इसमें समझना है इसमें कि अगर आपने जेईई मेन क्वालिफाई किया, बट एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाऊंगा कि आपने एनआईटी जो है वो जेईई मेन का एग्जाम दिया और जेईई मेन के एग्जाम में आपका जो रैंक आया वो आया 1 लाख। कितना रैंक आया आपका? 1 लाख आया। किसमें? जेईई मेन में। ठीक है, जेईई मेन में आप करेंगे 1 लाख आया और आप एडवांस में क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो क्या आपको एनआईटी और ट्रिपल आईआईटी मिलेगा? आंसर है नो। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस आपका रैंक 1 लाख के अप्रॉक्स है, यानी आपसे ऊपर 1 लाख स्टूडेंट हैं, तो उसमें 10,000 तो कहां पहुंच जाएंगे? आईआईटी पहुंच जाएंगे अप्रॉक्स। बचे हुए 90,000 में से टॉप 30,000 तो एनआईटी में जाएगा। तो आपके लाइफ का टारगेट क्या है कि भाई मुझे मेन क्वालिफाई करना है, लेकिन सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, मुझे मेन गुड नंबर्स के साथ क्वालिफाई करना है और मुझे टॉप 30,000 में रहना है। इसको मैं 40 भी कर सकता हूं, इसको मैं 40 भी कर सकता हूं, क्योंकि अगर आपका रैंक 40,000 है तो अप्रॉक्स 10,000 आईआईटी चले जाएंगे, तो बचेंगे 30,000। उसमें से अगर आप जो है वो टॉप 30,000 में आ जाते हैं, यानी कि अगर आप इनिशियली जेईई मेन में 40,000 हैं तो आफ्टर एडवांस जो आपका इक्विवेलेंट रैंक रह जाएगा वो अप्रॉक्स 30,000 रह जाएगा। तो अगर आप 30,000 जितना अच्छा रैंक लेके आएंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। बट अगर आप 40,000 रैंक में जेईई मेन में लेके आते हैं तो भी आपको एनआईटी मिलने के चांसेस है। तो आपके लाइफ का टारगेट क्या है कि मुझे मेन क्वालिफाई तो करना है, सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, एक अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई करना है, सो दैट अगर मेरा किसी रीजन से एडवांस में सिलेक्शन नहीं होता है तो कम से कम मुझे एनआईटी और ट्रिपल आईआईटी तो मिल सके। ये हमारा पूरा एग्जाम का सिस्टम मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों को कई बार क्या लगता है कि 3% सिलेक्शन मैंने बताया ओवरऑल, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ये आपको लगता है डिफिकल्ट है कई बार, बट ये डिफिकल्ट नहीं है। आप जरा इसको दूसरे नजरिए से देखिए। आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, आप कॉलेज में गए, आपने बोला मुझे एडमिशन दो। आप कितने सीट्स पे एडमिशन लेंगे? आपको सिर्फ एक सीट चाहिए एडमिशन के लिए। आपको सिर्फ कितना सीट चाहिए? 1 सीट चाहिए एडमिशन आउट ऑफ 41,000। एक स्टूडेंट को आईआईटी प्लस एनआईटी प्लस ट्रिपल आईआईटी, अगर मैं इस तीनों की बात करूं तो टोटल सीट्स कितनी? 41,000 सीट्स है और आपको सिर्फ कितना चाहिए? 1 सीट चाहिए।
तो अगर 40,000 अप्रॉक्स सीट में से अगर एक सीट आपको नहीं मिला तो फिर पढ़ने का फायदा क्या है। तो इस तरह से आप जो है वो सोच सकते हैं। ये सिक्के का दूसरा पहलू है जिसे हम ये देख के समझ सकते हैं कि सीट्स बहुत हैं हमारे 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 ही सोसाइटी में, हमारे ही टाइप के स्टूडेंट्स जो आईएएस क्वालिफाई करते हैं। आईएएस के लिए आपको पता है कितनी सीटें हैं? सिर्फ 300 सीट्स। 1200 टोटल यूपीएससी में सीट होता है। आईएएस है, उसमें आईपीएस है, आईएफएस है। तो अगर किसी को आईएएस बनने का शौक है तो उसको पूरे इंडिया में टॉप 300 में आना पड़ता है। अगर आप एनडीए की बात करेंगे तो एनडीए में आपको टॉप 800 में आना पड़ेगा। और यहाँ भी एस्पायरेंट्स कितने हैं? 8 लाख हैं। यहाँ भी कितने हैं? 7 to 8 लाख हैं। तो यहाँ का डेटा आप देखिए, आपके पास 10 लाख में 40,000 है, यहाँ तो 8 और 7 लाख में सिर्फ 300 है। बच्चे यहाँ भी क्वालिफाई करते हैं कि नहीं करते? वो भी आप ही के क्लासमेट्स होते हैं, वो भी आप ही के आसपास रहते हैं, वो भी आप ही के जैसे स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सोचना कि बहुत कम है नहीं। इंजीनियरिंग में मैंने बोला ना कि मैथमेटिक्स लेने के बाद बीटेक करना क्यों बच्चा चाहता है? क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत है। बाकी सेक्टर में, बाकी अच्छे सेक्टर में इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है जितना यहाँ पे है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा है। 21-22 इयर्स के होते ही आपका बीटेक कंप्लीट होता है, आपको अच्छा जॉब मिल सकता है। तो बहुत सारे वेरियस रीजन है जिससे हम बीटेक की तरफ जाते हैं। तो ये तो हमारा हो गया पूरा एग्जाम सिस्टम, मैंने आपको बताया। तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। आपको 40,000 में सिर्फ एक सीट लेकर के आना है। थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न समझते हैं। अगर मैं जेईई मेन की बात करूं तो जेईई मेन में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं? 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं आउट ऑफ 30। ठीक है, पहले क्या था? 30 क्वेश्चंस आते थे मैथमेटिक्स में। मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जेईई मेन में अगर मैं बात करूं इन मैथ्स, सिमिलरली फिजिक्स के लिए भी होगा और केमिस्ट्री के लिए भी होगा। ठीक है, तो पहले क्या होता था? 30 क्वेश्चंस आते थे और 30 अटेम्प्ट करने होते थे। अभी पिछले लास्ट ईयर क्या हुआ? कोरोना से पहले 25 आते थे, 25 अटेम्प्ट करने होते थे। बट क्योंकि ड्यू टू कोविड कुछ पैटर्न में चेंज किया गया और अब आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें से 25 क्वेश्चंस करने हैं मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। तो एक तरह से ये हो जाएगा 75 क्वेश्चन आउट ऑफ 90। बट ध्यान रहे, और टाइम कितना रहेगा? 3 आवर्स। टाइम कितना रहेगा? 3 आवर्स। बट ध्यान रहे 75 आउट ऑफ 90 को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, 25 आउट ऑफ 30, 25 आउट ऑफ 30, 25 आउट ऑफ 30 फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ठीक है, ये पैटर्न है। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो टाइप 1 हमारा आता है वो आता है सिंगल करेक्ट। सिंगल करेक्ट दैट मींस 4 ऑप्शन होंगे और उस 4 ऑप्शन में करेक्ट कितने होंगे? एक ऑप्शन क्या होगा उसमें? करेक्ट। ठीक है, यहां पे आपको +4 सही अगर आप आंसर देते हैं +4 मिलेगा और अगर आप गलत आंसर देते हैं तो -1 मिलेगा। दैट मींस नेगेटिव मार्किंग होता है 25% का। नेगेटिव मार्किंग होता है कितने का? 25% का। जो टाइप 2 हमारा है, जो हमारा टाइप 2 है वो न्यूमेरिक टाइप हो गया हमारा। इसका मतलब कि इसका आंसर न्यूमेरिकल्स में है। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शंस नहीं होंगे, आपको वहां पे फिल करने के लिए दिया जाएगा। इसका आंसर न्यूमेरिक टाइप होगा, यानी कि इसका कुछ 22 आंसर आ सकता है, 25 आ सकता है, डेसिमल्स में भी आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिक टाइप हो गया। यहाँ पे +4 विद 0, यानी कि यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे क्या है? नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये हमारा जेईई मेन का पैटर्न हो गया। अगर मैं जेईई एडवांस के पैटर्न की बात करूँ, की बात करूँ तो यहाँ चेंजेस होते रहते हैं। कभी 18 क्वेश्चन आता है, कभी 20 क्वेश्चंस भी आते हैं, कभी 22 क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा चेंज होते रहता है। ठीक है, तो हमें पहले से भी पता नहीं होता है, इसीलिए जब भी आप जो एडवांस के एग्जाम में अपियर हो, इंस्ट्रक्शन को बहुत केयरफुली रीड करें, क्योंकि हो सकता है जो लास्ट ईयर पैटर्न था उसमें थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जो सारे टाइप पॉसिबल हैं, उस पॉसिबिलिटी की मैं बात करूँ, जो सबसे पहला टाइप होता है वो वही होता है जो ये वाला होता है, यानी सिंगल करेक्ट। ठीक है, सिंगल करेक्ट। वही सेम पैटर्न रहेगा, +4 और क्या -4। ठीक है, यानी कि 4 ऑप्शन होंगे, एक सही होगा और 3 गलत होंगे। आपको सही करने में +4 मिलेगा, गलत करने में -1 मिलेगा। अगर मैं टाइप 2 की बात करूं, ये मल्टीपल
चॉइस, और इसको हम ऐसे भी बोलते हैं वन और मोर देन वन करेक्ट। दैट मीन्स यहां भी 4 ऑप्शन होंगे, यहां भी 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से हो सकता है एक सही हो या हो सकता है एक से ज्यादा सही हो। तो यहां भी नेगेटिव मार्किंग होता है, यहां भी नेगेटिव मार्किंग होता है, बट यहां पार्शियल मार्क्स मार्किंग भी होता है। पार्शियल मार्किंग का मतलब कि अगर आपके ए बी सी 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, आपने सिर्फ ए और बी पे टिक लगाया है, तो आपको हर करेक्ट ऑप्शन के लिए 1-1 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने सही सब पे सही लगाया है टिक तो आपको +4 मिलेंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी होता है, कई बार -1 होता है, कई बार -2 होता है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो -1 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। तो इसीलिए आप जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान से आपको इंस्ट्रक्शन को रीड करना है। जो थर्ड टाइप है वो न्यूमेरिक टाइप को ही थोड़ा सा इसमें जो है एडजस्ट करके बनाया गया है, इंटीजर टाइप। ठीक है, तो ये न्यूमेरिक टाइप में क्या होता है कि डेसिमल में भी आने के चांसेस है, जो कहाँ हमारे पास था जेएमए में था, बट जे एडवांस में न्यूमेरिक टाइप को हटा दिया गया, मतलब पहले से ही आ रहा है इसमें, तो इसमें तो बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था, पहले से इसमें आ रहा है इंटीजर। क्या आ रहा है? इंटीजर, यानी कि आपका आंसर इंटीजर है, आपका आंसर किसमें आएगा? इंटीजर में आएगा। हो सकता है 0 to 9 हो, या हो सकता है 00 to 99। अगेन आपको इंस्ट्रक्शन बहुत केयरफुली रीड करना है। टाइप 4 और टाइप 5 मैं आपको बता दूं, ये लास्ट ईयर जो एग्जाम हमारा जो एडवांस का होगा उसमें सिर्फ यही 3 टाइप है, बट अगर आप उसके पीछे चले जाएं तो मैट्रिक्स मैच भी आता है। अभी लास्ट ईयर तो नहीं आया था, अब देखते हैं इस साल आता है मैट्रिक्स मैच। आपने बचपन में देखा होगा, 4 to 5 ऑप्शन लेफ्ट में, 4 to 5 ऑप्शन राइट में, और आपको करेक्ट मैच करना है उसको कि किसका कौन सा आंसर सही होगा। वहां पर भी मल्टीपल चॉइस हो सकता है, वहां पर भी मल्टीपल चॉइस हो सकता है। एक टाइप 5 भी होता है, असर्शन रीजन, जो पिछले 3-4 सालों से नहीं आ रहा है, तो हम होप करेंगे कि वो नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। तो ये हमारा जे मेन और ये हमारा जे एडवांस का क्या है, पैटर्न है। बहुत ध्यान से आप लोग समझ लें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के लास्ट में कमेंट करें और बताएं कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अब बात यह है कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या जरूरी चीज है। अभी मैंने आपको बताया कि डिफिकल्ट अगर नहीं है तो आसान भी नहीं है, अगर डिफिकल्ट नहीं है तो आसान भी नहीं है। अभी आप बहुत अच्छे से मोटिवेट हो गए कि हमको तो सिर्फ 1 सेट चाहिए ना, हमको सिर्फ कितना सेट चाहिए? 1 सेट चाहिए आउट ऑफ 40,000 जरूर लेकर के आएंगे, बट कैसे लेकर के आएंगे, क्या करना होगा उसके लिए? ऐसे सोचने से तो सिर्फ रिजल्ट नहीं आएगा, तो उसके लिए हमको किस बातों पर ध्यान देना है वो मैं आपको बता दूं। 3 बातें हैं यहाँ पे जिस पे हमको फोकस करना है। ये 3 लेटर आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, यही 3 लेटर आपके लाइफ को बनाएगा और यही 3 लेटर आपके लाइफ को बिगाड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे। पहला लेटर जो मैंने लिखा है सी, सी मीन्स कंटेंट। क्या है? कंटेंट है। अगर आप जेईई और एडवांस के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपने 2 साल दूसरा प्रिपरेशन किया है, कैसे क्वेश्चंस बनाए हैं, थ्योरी कैसे पढ़ा है, क्या उस लेवल का प्रिपरेशन आपका हुआ है या नहीं हुआ है, आपके नोट्स कैसे हैं, आपने जो टेस्ट सीरीज दिया, जो एग्जाम्स दिए उसमें क्वेश्चन जेईई और एडवांस टाइप के थे कि नहीं थे, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो जिसका आंसर क्या है? कंटेंट है। यानी कि आपका कंटेंट अच्छा है या नहीं है, आपने प्रैक्टिस अच्छे क्वेश्चंस पे किया है कि नहीं, टेस्ट में आपके अच्छे क्वेश्चंस आए थे कि नहीं। ठीक है, और इस कंटेंट को स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है? कंटेंट अच्छा कैसे होगा? अगर फैकल्टी अच्छी हो। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर का मीनिंग होगा कंटेंट, दूसरा लेटर फैकल्टी कैसी है। अगर फैकल्टी अच्छी होगी तभी जाकर के आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर कंटेंट अच्छा है मतलब फैकल्टी अच्छी होगी, या फिर अगर फैकल्टी अच्छी है तो कंटेंट तो अच्छा होगा ही। बट थर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वो थर्ड में प्रॉब्लम हुआ तो फिर इन दोनों का अच्छा होने का कोई मीनिंग नहीं। और वो थर्ड जो है उसको हम बोलते हैं ए फॉर एनवायरमेंट। ठीक है, तो एनवायरमेंट आपका कैसा है? दैट मींस बहुत अच्छा टीचर मिल गया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कराए, होमवर्क दे दिया, आप घर गए और घर जाकर के टीवी देखने लगे, मोबाइल चलाने लगे,
ठीक है, इंस्टा पे आप रील बना रहे हैं, आप आईपीएल देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बस आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों का कोई नहीं है। अब बच्चे बोलते हैं कि सर आप कोटा गए थे प्रिपरेशन करने, क्यों? क्योंकि वहां पे कंटेंट और फैकल्टी बहुत अच्छा अवेलेबल था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम पे मैं बिहार में था, वहां पे मेरे पास फैसिलिटी नहीं थी, तो मैं गया कोटा। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा कंटेंट चाहिए, मुझे अच्छा फैकल्टी चाहिए, ताकि उस एग्जाम की प्रिपरेशन में अच्छे से कर सकूं। 2021 का सिनेरियो अलग है, हर शहर में अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, हर शहर में आपको अच्छे टीचर मिल जाएंगे, उसी वही कोटा से पढ़े हुए टीचर, पढ़ाए हुए टीचर जो है वो पूरे इंडिया में होंगे, ठीक है। तो ये कंटेंट और फैकल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ये आपको आपके कुछ शहर में मिल जाए तो फिर आपको कोटा जाने की जरूरत नहीं, आप कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। तो ये हमारा वो है, लेकिन एनवायरमेंट आपको जो है वो खुद बनाना होगा, और अगर आप यहाँ से घर से बाहर कहीं भी जाते हैं, आपका एनवायरमेंट अच्छा हो, जरूरी नहीं है हॉस्टल में रहना, मेस में खाना खाना, फ्रेंड्स कैसे मिलेंगे, हमें अच्छे से नींद आएगी कि नहीं आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम है। घर में रहने का बेनिफिट क्या है? बहुत अच्छे से आपको रखा जाएगा, आपको टाइम पे खाना मिलेगा, किसी बात की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर का इंटरेक्शन हमेशा होता रहेगा, जिससे जो है वो टीचर का पर्सनल जो अटेंशन है वो आपकी तरफ रहेगा। तो होम सिटी में अगर आपको अच्छा कंटेंट और अच्छा फैकल्टी मिल जाए, जो कि आज के डेट में अवेलेबल है, तो फिर आपका एनवायरमेंट तो आपको होम सिटी में अच्छा रहता है। तो अच्छा कंटेंट, अच्छा फैकल्टी और अच्छे एनवायरमेंट के साथ अगर आप प्रिपरेशन करें अच्छे से, तो आराम से आप जेईई एडवांस क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा मकसद अब तक आपको ये बताना था कि कैसे हम जो है वो हमारे लिए जो बीटेक एक बहुत अनसुलझी पहेली थी। कोई लोग कहता है कि बीटेक बहुत अच्छा है, कोई लोग कहता है कि बीटेक अच्छा नहीं है। अब तो ऐसा नहीं है, मैंने डिफरेंस बताया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस। तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज फॉलो करना है, उसके लिए जेईई और एडवांस पर फोकस करना है। जेईई में अच्छा रैंक लेकर के आना है आपको, कि अगर एडवांस किसी भी रीजन से क्रैक नहीं होता है तो हम जेईई के अच्छे रैंक के थ्रू आईआईटी ना सही इनएक्टिव ट्रिपल आईआईटी में जा सके। उसके लिए जो एग्जाम का पैटर्न होगा मैंने वो भी बताया, अभी मैंने ये भी बताया कि इस एग्जाम को क्रैक कैसे करें। तो अच्छे कंटेंट के साथ रहें, फैकल्टी चूज अच्छा करें और अपने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से मेंटेन करें। तो ये हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि कैसे क्रैक करें जेईई और क्या होता है बीटेक और कहां से करें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्योंकि आज तो काफी सारा बात इसी में निकल गया, तो हम कोशिश करेंगे कोई एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करें मैथमेटिक्स का, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ठीक है मैथमेटिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमारे 11th क्लास में स्टार्ट होगा चैप्टर सेट, रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फॉलोड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ऑल, ठीक है। कैलकुलस पार्ट हमारा 12th में आएगा, तो वो चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे बताने का कोई मीनिंग नहीं है, उसमें और टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि जब आप आएंगे आपके पास बुक्स आएंगी, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ 11th में कौन कौन सा चैप्टर है और 12th में कौन कौन सा चैप्टर है। इंपॉर्टेंट ये है कि जेईई मेन में 11th और 12th का इक्वल वेटेज है, तो इसीलिए ये ना सोचें कि हाँ चलो 11th में थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं, 12th में हम अच्छा कर जाएंगे, क्योंकि 12th में बोर्ड होता है, तो बच्चे 12th में ज्यादा सिंसियर होने की कोशिश करते हैं। बट जेईई मेन सिर्फ 12th से क्लियर नहीं होगा, जेईई मेन के लिए आपको 11th बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो आप डे 1 से हिम्मत बना के रखें और डे 1 से आपको जेईई मेन और जेईई एडवांस को टारगेट करके चलना है, ठीक है। एक जो है बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, वो मैं छोटा सा टॉपिक आज आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो चैप्टर सेट स्टार्ट करेंगे। मैं एक छोटी सी बात आपको पहले बता दूं, ताकि आगे आने वाले वीडियोस में जब मैं बातें करूं तो आपको बहुत अजीब ना लगे। स्क्वायर रूट क्या होता है सबको पता होगा, सब सर मेरे सर आज स्क्वायर रूट पढ़ाएंगे, क्लास 8 में आपने स्क्वायर रूट पढ़ा था, ठीक है। आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, रूट 4 क्या होता है? क्या ये +-2 होता है या सिर्फ +2 होता है? तो मैं ये आपको बता दूं कि जनरली 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो जब भी मैं क्लास में पूछता हूँ 11th क्लास में, क्योंकि जस्ट 10th पास आउट करके आए होते हैं, वो बोलते हैं कि सर रूट 4 +-2 होता है। ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं रूट 4 +-2 नहीं होता है। बहुत शौक लगा होगा यार ऐसे बच्चों से कहीं पढ़ते आ रहे, नहीं, रूट 4 जो है उससे क्या होता है +2 होता है। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा कि रूट 4 क्या होता है, क्या ये +-2 होता है, तो आप बोलेंगे कि नहीं, रूट 4 क्या होता है, सिर्फ +2 होता है। दैट मीन्स अब तक जो आप पढ़ते आ रहे थे +-2 ठीक है। तो सवाल ऐसा क्यों होता है, इस पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इस बात सिर्फ रूट की नहीं है,
√4 की नहीं है और भी है। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव हम डालेंगे, क्यों? क्योंकि आपने रियल नंबर सिस्टम में पढ़ा है कि हमको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तभी ये स्क्वायर रूट डिफाइन होगा। जब आप 11th में जाएंगे तो वहाँ पे इमेजिनरी सिस्टम आएगा, वहाँ पे के अंदर नेगेटिव भी डिफाइन किया जाता है। बट अभी हम जो भी पढ़ते हैं 4 हो, 9 हो, 16 हो, कुछ भी हो, वो सब रियल नंबर है। तो रियल नंबर सिस्टम में स्क्वायर रूट के अंदर हम सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं, इसका आउटपुट भी सिर्फ पॉजिटिव आएगा। ये आपको अब गांठ बांध देना है। स्क्वायर रूट के इनसाइड भी पॉजिटिव और उसका आउटपुट भी क्या, पॉजिटिव ऑलवेज। किसके लिए? फॉर रियल नंबर सिस्टम। इसके लिए रियल नंबर सिस्टम के लिए, ठीक है? ये हमको हमेशा याद रखना है। अब बच्चे बोलेंगे सर हम तो +1 पढ़ते थे, और जो पहले से जानते हैं +2, बहुत अच्छी बात है। इसका रीजन देखते हैं। वापस चलते हैं क्लास 8 में। अगर मैं किसी से पूछूं कि 625 क्या होता है, तो अगर कोई मुझे ये बोले कि +-25 और मैं बोलूं कि इसको प्रूफ करते हैं, तो हम किस क्लास में पढ़ते थे? हम ये √625 क्या होगा, ये किस क्लास में पढ़ते थे? हम इसको क्लास 8 में। तो वापस चलते हैं क्लास 8 में और सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास दो मेथड हुआ करता था, फैक्टराइजेशन 125, 5 से डिवाइड करेंगे अगेन तो ये 25 आएगा, अगेन 5 से करेंगे ये 5 आएगा। अब जब इस फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करते थे तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर को लिखते थे और रूट निकालने के लिए हमने क्या कहा था, जिस भी टीचर ने आपको पढ़ाया कि एक पेयर के लिए एक फैक्टर ऑफ सेलेक्ट करेंगे, तो ये 5 × 5 इक्वल क्या है, 25। अगर आप डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 625, तो यहाँ पेयरिंग करते थे, याद है सबको? नहीं याद है तो बता के दोबारा रिवाइज करना। यहाँ पर 2 लेंगे हम और यहाँ भी 2 आएगा, फिर उसी 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 0 4, यहाँ पर क्या बचेगा 2। पेयर नीचे आता है इसमें, ये सब क्लास 8 में सिखाया गया है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो जाके रिवाइज करें। यहाँ पर हम 5 लेंगे और उसी 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ 5 लिया है, यहाँ भी 5 लेंगे, यहाँ आ जाएगा 225, रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ से अगर आप 625 का रूट निकालें तो भी क्या आ गया, 25। दोनों ही मेथड में किसी जगह पे भी नेगेटिव आंसर आएगा नहीं आया। तो जब 8 क्लास में हमें नेगेटिव लाना सिखाया ही नहीं गया तो हम नेगेटिव लिखना कैसे, हम नेगेटिव कैसे लिखने लगे? तो ये गलत होता है क्योंकि आपको सिखाया ही नहीं गया है। डेफिनेशन ही होता है स्क्वायर रूट का, ठीक है? और इसका इनपुट भी जो है वो पॉजिटिव रहेगा और इसका आउटपुट भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, आज के बाद किसी भी मैथमेटिक्स की बुक में आप देखने जाएंगे आपको यही मिलेगा, ठीक है? कई बार बच्चे मुझे दिखा देते हैं बुक में कि सर देखो √4 का वैल्यू +-2, वो क्या गलत फहमी है उस पर भी हम आएंगे। बट किसी बुक में आपको मिलेगा नहीं, हर जगह √4 +2 ही मिलेगा, हर जगह स्क्वायर रूट का आउटपुट जो है वो क्या मिलेगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो आज से याद रखना है स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव। सवाल ये है कि आगे हमको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, कि क्यों हम +-2 समझ लेते हैं। दोनों को डिस्कस करेंगे आज और फिर हम क्लास को ओवर करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहली बात ये कि मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड हमको क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम क्यों बता रहे हैं, आज हम इसको क्यों इस टॉपिक को पढ़ाएं, उसकी वजह ये है हमको इसकी आवश्यकता होती है, हमको इसकी जरूरत होती है। वी नीड दिस कॉन्सेप्ट। ये बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर रूट से इसको कैंसिल आउट करके x लिख देते हैं। मुझको इससे प्रॉब्लम है, इसकी जरूरत मुझे बहुत ज्यादा नहीं है, मुझे जरूरत इसकी है, और ये कॉन्सेप्ट यहां से लिखा होता है। अगर मैं इसके बारे में आपको बताने लग जाऊं तो मुझे इसकी जरूरत है, इसीलिए मुझे ये बताना पड़ा। तो 11th क्लास में मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ये अगर कोई बोलता है कि स्क्वायर से कैंसिल ऑफ x होगा तो ये रॉन्ग हो गया। ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये x नहीं होगा, ठीक है? बच्चे बोले यार सर यही तो पढ़ते आ रहे थे, तो चला देखो। अगर मैं यहाँ पे लिखूं √4, मैंने यहाँ क्या किया, x का स्क्वायर किया और स्क्वायर से कैंसिल किया और जो ब्रैकेट के अंदर x था इसी x को एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। तो देखते हैं जरा क्या प्रॉब्लम आएगी इसमें। अब अगर मैं इस 4 को 2 का स्क्वायर लिखूं तो स्क्वायर से कैंसिल हो तो 2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इसी √4 को मैं चाहूं तो -2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं। अब अगर मैं यहां पे इसको कैंसिल आउट किया, इसको देखते हुए, तो ये क्या दे देगा, -2 और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बट
हमने अभी अभी पढ़ा स्क्वायर रूट ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि हमको सिखाया ही नहीं गया माइनस। तो सवाल ये है कि अगर इसको फॉलो करूं तो यहाँ नेगेटिव आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो ये मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा। तो अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसके दो आंसर होते हैं। इसके कितने आंसर होते हैं, दो आंसर होते हैं। रूट एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट होकर सिर्फ x होगा तब जब x 0 से बड़ा हो, जब x क्या हो, 0 से बड़ा हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया 2y, बट अगर ये स्क्वायर है, अब यहाँ पर x नेगेटिव है कि पॉजिटिव नहीं मालूम, क्योंकि x क्या है, वेरिएबल है, और ये वेरिएबल नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव होगा तब भी इसका होल स्क्वायर पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव होगा तब भी उसका होल स्क्वायर पॉजिटिव। तो इस स्क्वायर रूट के डेफिनेशन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि ये x नेगेटिव है कि पॉजिटिव। ये स्क्वायर रूट इस x के नेगेटिव के लिए डिफाइन हो सकता है, पॉजिटिव के लिए। क्यों? क्योंकि होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको x लिख दूं, यहां पर x क्या है, यहां पर x मैंने नेगेटिव लिया, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और x लिख दिया, तो यहां पर नेगेटिव आउटपुट आ जाएगा, जरा ये। लेकिन हमको आउटपुट क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या हुआ कि ये भी पॉजिटिव रहना चाहिए, और हमारा टारगेट ये हुआ कि ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। बच्चे कहते हैं सर माइनस x कैसे पॉजिटिव हो सकता है, तो माइनस x भी पॉजिटिव हो सकता है तब जब x नेगेटिव हो। जैसे देख लो x इक्वल टू अगर मैं -2 ले लूं, तो माइनस x अगर मैं लूं तो माइनस और -2 इक्वल टू +2, तो ये पॉजिटिव आया कि नहीं आया। तो -x भी, जरा देखो -x भी पॉजिटिव हो सकता है तब जब x का वैल्यू 0 से कम हो जाए। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि x स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस x, लेकिन ये दोनों वैल्यू एक साथ नहीं होगा। अगर तुम्हें x पता है तब सिर्फ एक ही वैल्यू लेंगे, या तो ये वाला लेंगे या तो ये वाला लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने एक ही लिया था, कौन सा वाला, ये वाला लिया था, तो यहाँ पर x क्या था, 0 से बड़ा था। अब अगर x 0 से छोटा हो जाएगा, यानी कि देखो जरा ये नेगेटिव का होल स्क्वायर है, तब हम कौन सा लेंगे, इसको हमको पॉजिटिव बनाना है तो हम इसको कंसीडर करेंगे, और इसको कंसीडर करते ये तो सिर्फ x है, इसके बाहर एक और माइनस लगाते, ये तो सही है, लेकिन ये हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि इसके बाहर एक और माइनस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगाना कंपलसरी है। अगर x क्या हो, नेगेटिव होता है, इसको मैं क्या बना सकूं, पॉजिटिव बना सकूं। तो ये मुझे इसकी जरूरत होती है, मुझे इसकी नीड होती है। ठीक है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर का दो पॉसिबल वैल्यू है। एक ही क्वेश्चन में दोनों यूज नहीं होगा, एक क्वेश्चन में सिर्फ एक ही यूज होगा, या तो प्लस एक्स यूज होगा या तो माइनस एक्स यूज होगा, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे पता होगा कि x पॉजिटिव है कि x नेगेटिव है। कई बार मैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख देता हूं, कई बार मैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख देता हूं, दोनों एक साथ नहीं लिखता, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनको बताता हूं कि बेटा आपको इनिशियली पढ़ाया गया है, ये आपको गलत पढ़ाया गया, ये नहीं होता है। तो क्या होता है, ये सही होता है। तो जब आपको पता हो कि इनसाइड रूट जो है वो क्या है, अगर इनसाइड रूट जो है वो पॉजिटिव का स्क्वायर है तो भी आउटपुट पॉजिटिव होगा, अगर इनसाइड रूट नेगेटिव का स्क्वायर है तो भी आउटपुट पॉजिटिव होगा। इसीलिए यहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसका सही एक्सप्लेनेशन ये देगा। यानी कि अगर इसको मुझे दोबारा लिखना हो, ठीक है, अगर मुझे इसको दोबारा लिखना हो तो मैं यहाँ क्या देखूंगा, -2 का होल स्क्वायर है, यानी कि नेगेटिव है, और नेगेटिव का जब होल स्क्वायर होता है तो जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है उसके बाहर एक माइनस लगाते हैं। यहाँ एक और मैं माइनस लगाऊंगा, ये वापस में +2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है किसका, स्क्वायर रूट का। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको दो बातें ध्यान में रखना है। एक तो ये रखना है ये स्क्वायर रूट का आउटपुट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और अगर वेरिएबल का स्क्वायर हो स्क्वायर रूट के अंदर तो उसको कैंसिल कैसे करना है। एक तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव का आउटपुट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एग्जांपल √4 इक्वल टू +2 या फिर √9 इक्वल टू +3, ये जो हम बचपन से देखते आ रहे थे ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहली बात ये। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो है इसके दो पॉसिबल वैल्यू है, इसके दो पॉसिबल वैल्यू है। एक बार +x भी ले सकते हैं और -x भी ले सकते हैं, दोनों में से एक बार एक ही लेंगे। ये कौन डिसाइड करेगा कि ये पॉजिटिव का स्क्वायर है कि ये नेगेटिव का स्क्वायर है। एक छोटी सी समस्या और, ठीक है, x² - 4 = 0, ये क्या जानना है।
मैं ये बताऊंगा कि हम इसको क्यों लिखने लग गए थे प्लस माइनस टू, क्योंकि एक में तो पढ़ाया नहीं गया था, फिर ये गलतफहमी कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर इसको उधर भेजा 4 हो गया, स्क्वायर उधर जाकर के क्या हो गया √4 हो गया। और यहाँ से हम क्या करते थे, क्योंकि इसका जो आंसर है वो है प्लस माइनस टू, इसका जो आंसर है वो क्या है प्लस माइनस टू। क्यों? क्योंकि 2 को भी सेटिस्फाई करेगा और ये -2 को भी सेटिस्फाई करेगा। 2 पुट करोगे तब भी 4 - 4 0, -2 पुट करोगे तब भी 4 - 4 0। या तुम इसको दूसरे मेथड से अगर सॉल्व करने जाओ तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। 4 को तुम 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, a² - b² a + b * a - b = 0। एक बार ये फैक्टर 0 होगा, एक बार ये फैक्टर 0 होगा, तो एक बार यहाँ से -2 मिल जाएगा और एक बार यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो x = क्या हो गया प्लस माइनस 2। तो आंसर तो इसका प्लस माइनस 2 ही आ रहा है। अब जरा यहाँ ध्यान देते हैं, अब यहाँ पे √4 का वैल्यू अगर प्लस माइनस 2 आंसर लाना है तो √4 का वैल्यू प्लस माइनस 2 लेना पड़ेगा, तभी तो जाकर आंसर सही आएगा। बट मैंने तो अभी बोला कि √4 का वैल्यू सिर्फ क्या होगा +2। तो आंसर गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो इस मेथड से तो आंसर सही आ रहा है, बट इस मेथड से आंसर क्या आ रहा है गलत आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने नया सीखा है कि √4 + 2 होता है। तो प्रॉब्लम कहाँ होगी? दो अलग अलग मेथड से आंसर अलग अलग नहीं आएगा, क्वेश्चन सेम है। तो इसी मेथड से हम आंसर प्लस माइनस 2 लेंगे। मिस्टेक कहाँ है? मिस्टेक यहाँ पे क्या है मिस्टेक? तो हम जो ये पढ़ते हैं कि स्क्वायर को उधर भेजकर रूट बना दिया, ये गलत तरीका है। यूक्लिड ज्योमेट्री क्लास 9th में को सिखाया गया है कि अगर कहीं पर भी अगर ये +2 है और इसको हटाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड -2 करेंगे। बट हम क्या करते हैं, बोल देते हैं कि हमने +2 को किधर भेज दिया, उधर भेज दिया। तो ये इधर से उधर भेजने वाले जो हमारी आदत है, ये आदत हमको प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारे लिए। तो हमारा सही तरीका क्या होगा कि अगर यही क्वेश्चन है और अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं, स्क्वायर को उधर नहीं भेजूंगा, ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है? टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। सही तरीका क्या है कि अगर स्क्वायर को हटाना है तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट दोनों साइड ले लिया। अब इसको सॉल्व मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो। इसको अब क्या लिख लेंगे, प्लस माइनस, यही मैं बता रहा था। अब हमको मालूम नहीं है कि पॉजिटिव का स्क्वायर है कि नेगेटिव का, x तो वेरिएबल है। अब यहां से x = क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √4। अभी तक मैंने रूट को सॉल्व किया है, क्या आंसर है नो। अब मैं रूट को सॉल्व करूंगा तो √4 का वैल्यू सिर्फ क्या होता है, +2 ही होता है। तो ये जो प्लस माइनस का साइन आया, क्या ये साइन प्लस माइनस का √4 की वजह से आया है? क्या ये प्लस माइनस का साइन √4 की वजह से आया है? आंसर है नो। ये प्लस माइनस का साइन किसकी वजह से आया है? क्योंकि पहले से ही यहाँ पर प्लस माइनस है। और ये प्लस माइनस कहाँ से आया है? ये इसकी वजह से आया है। और ये प्लस माइनस कहाँ से आया है? इसकी वजह से। तो ये जो हमारे दिमाग में, हम हमारे बुक में क्या लिखा होता है वो भी आपको बता देता हूँ। बुक में क्या होता है कि x² = 4 और x = प्लस माइनस √4 लिखा होता है, और फिर x = प्लस माइनस 2 लिखा होता है। तो ये दो स्टेप बुक में शॉर्ट होता है। हम क्या करते हैं, ये होना क्या चाहिए, x² = 4, तो इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, और फिर यहाँ पर प्लस माइनस x = √4। तो ये जो दो स्टेप है वो कई बुक में मिसिंग होता है, और इसके बाद डायरेक्ट ये लिखा होता है। ये भी करेक्ट है, दो स्टेप मिटा दिया, कोई बात नहीं, बट हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं। हमारे बुक में तो सिर्फ ये हाइड होता है, हिडन होता है, हाँ, और ये मेंशन होता है, हम फिर भी इसको हिडन कर देते हैं और हम दिख जाता है √4 प्लस माइनस 2, और यहीं से हमारी आदत खराब हो जाती है। बट आप ध्यान से देखेंगे तो ये पहले ही प्लस माइनस आया होता है, रूट को सॉल्व करने से पहले। क्योंकि अगर मैं एक और एग्जांपल दिखाऊंगा आपको छोटा सा, कि अगर x² - 5 = 0 कहीं पे होता है तो x² = 5 होता है। यहां पे x = प्लस माइनस √5 लिखा होता है, तो यहां तो रूट सॉल्व ही नहीं हुआ है, तो प्लस माइनस कहां से आ गया? अब अगर आप इस मेथड से इसको कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा ना, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया और √x² की जगह प्लस माइनस x आया होगा, और इधर √5 होगा, फिर इधर वाला प्लस माइनस x हो जाएगा। दो अलग अलग वैल्यू है, एक बार प्लस √5 एक बार -5। तो अभी तो रूट सॉल्व ही नहीं हुआ, फिर भी प्लस माइनस आ गया, तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट की वजह से नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो हमारी गलतफहमी है, ये x = √5
तो इसके बाद प्लस माइनस आना चाहिए था ना, लेकिन ये तो सॉल्व ही नहीं हुआ है, नहीं सॉल्व होगा। तो यानी कि यहाँ पर प्लस माइनस कहाँ से आ गया, क्योंकि हमने दोनों साइड क्या लिया था, स्क्वायर लिया था, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये किया था, और फिर यहाँ से प्लस माइनस एक्स इक्वल टू रूट 5 आया था। तो ये जो दो स्टेप है, ये दो स्टेप इनके बीच में होना चाहिए। तो ये जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, और ये जो बुक में दो स्टेप गायब होता है, टीचर किसी कारण से अगर आपको नहीं बता पाए तो हम इस पर भी ध्यान नहीं देते हैं कि रूट सॉल्व करने से पहले ही प्लस माइनस आ चुका है, तो इस प्लस माइनस का कारण ये स्क्वायर रूट तो नहीं, कुछ और ही होगा, और फिर हमारे दिमाग में गलतफहमी बैठ जाती है क्या कि ये प्लस माइनस होगा। क्यों? क्योंकि हमको ये भी गलतफहमी हमारे दिमाग में होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स होगा, और ये और हमारी मदद कर देता है। क्यों? क्योंकि इसको अगर हम देखें तो -2 का स्क्वायर और ये -2 आ जाता है, ये दोनों कैंसिल हो जाता है, -2 आ जाता है, तो ये और ज्यादा जस्टिफाई कर देता है हमारे आंसर को। तो हमको ध्यान ये रखना है कि ऐसा नहीं है। तो आज के लेक्चर में हमने जे मेन और जे एडवांस के बारे में समझा, एग्जाम क्रैक करना है, कैसे क्रैक करना है, कंटेंट फैकल्टी एनवायरनमेंट का क्या रोल है हमारे लाइफ में, ठीक है, बीटेक कहाँ से करना चाहिए हमको, और दूसरी बात ये स्क्वायर रूट का आउटपुट ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। किसी भी पॉइंट पे, किसी भी लाइन में अगर आप कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, या कुछ और जानने की इच्छा हो, जब भी वीडियो अपलोड हो आप उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।